नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्रा ई क्लासेस में आपकी इंग्लिश के वोकैब सेक्शन में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को शुरू कर चुके हैं, उसकी सीरीज चल रही है। हम काफ़ी अच्छे इडियम्स कर भी चुके हैं और उम्मीद करती हूँ वो आपको सब याद भी हो गए होंगे, क्योंकि इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्योंकि वो कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ इंग्लिश आ रही है। पहली बात तो इंग्लिश हर एक एग्जाम में आती है और उसमें भी ईडियम हर एक पोर्शन में होता है। आपके वोकैब सेक्शन में ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत स्कोरिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि उनको याद करना क्या होता है, बहुत इजी वे से हम याद कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या है, इडियम्स क्या है, जो हमारे नॉर्मली जो रूटीन होती है उसमें क्या है, ये वर्ड्स बोले जाते हैं, उनको क्या है, उनका कुछ एक सर्टेन मीनिंग होता है, उस मीनिंग को हम यहाँ पे क्या है समझते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के पहले इडियम्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे फर्स्ट है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब ऑल के अंदर ऑल फिट हो गया, मतलब सारा का सारा। ऑल इन ऑल, जिसमें जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसी के अंदर हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। जिस चीज़ में हमें थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस कम लगती है, हम वहाँ से क्या है कहीं ना कहीं बच के निकल जाते हैं। या कहते हैं जिसमें हम फुली इन्वॉल्व नहीं है तो उसमें बिना मन के करते हैं, तो उसमें हम क्या, हम सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऑल इन ऑल मतलब हम पूरे के पूरे इन्वॉल्व कहाँ होंगे, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो ऑल इन ऑल का मतलब भी क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल इन ऑल। नेक्स्ट है आपका एट रैंडम। रैंडम मतलब कभी इसको कभी उसको, रैंडमली है, कहते हैं कि कभी इसको कॉल कर रहा है, रैंडमली मैं कॉल कर रही हूँ। मैं कोई स्पेसिफिक मैनर में कॉल नहीं कर रही हूँ किसी को। मान लो मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ रैंडमली मैं कॉल मिला रही हूँ। कभी अपने बचपन के दोस्त को मिला लिया, या कभी किसी अपने कोर्स में जो हम एमटेक या किसी भी कोर्स में पढ़ रहे थे उसको कॉल कर लिया। तो एट रैंडम मतलब जो हम क्या है किसी पर्टिकुलर मैनर में नहीं कर रहे हैं, किसी सीरीज में नहीं कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं। तो एट रैंडम का मतलब भी क्या है कि जिसका कोई एम नहीं है, विदाउट एनी एम हम क्या है एमलेसली काम को कर रहे हैं। जैसे अगर आप क्लास पढ़ते हैं तो पहले आप फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे, फिर आप सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, फिर फोर्थ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एम होता है कि मुझे ये चैप्टर अच्छे से समझना है। अगर आप डायरेक्टली कभी सिक्स्थ उठा रहे हैं फिर फर्स्ट पे जा रहे हैं तो उसमें क्या है, आपका कहीं ना कहीं कंसेप्ट लूज हो जाता है। तो एट रैंडम पढ़ने का कहते हैं कि एट रैंडम मतलब विदाउट एम। ठीक है, एट रैंडम का मतलब क्या होता है, एमलेसली, मतलब हम कोई गोल बनाकर कोई काम नहीं कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं, बस करने के लिए कर रहे हैं। तो एट रैंडम का मतलब क्या हो गया, एमलेसली। नेक्स्ट है आपका एट ए लूज एंड। एट ए लूज एंड, लूज का मतलब ढीला पड़ गया है, लूज का मतलब ढीला हो गया है। अब एट ए लूज एंड मतलब वो ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे वो क्या है, लूज पॉइंट पे है। वो क्या है, लूज पॉइंट पे है, मतलब खाली बैठा है। खाली बैठा इंसान तो ढीला होता है, क्योंकि जिसके पास काम है, जो अपना काम करना चाह रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, अपने टाइम टेबल को फॉलो करता है और अपने एम की तरफ बढ़ता चला जाता है। कई बार अगर फेलियर भी आती है फिर से उठता है, फिर से अपने क्या है एम की तरफ बढ़ता है। तो एट ए लूज एंड कौन होगा, एट ए लूज एंड वो नहीं है कि मान लो अगर आपका कोई एग्जाम हुआ, कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे उसमें किसी न किसी एक नंबर से 2 नंबर से रह गए, तो एट लूज एंड नहीं कहेंगे उसको। क्यों? अगर वो फिर से उठते हैं, फिर से तैयारी करते हैं और फिर से क्या है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को दूसरी तरफ लेके आते हैं, तो एट लूज एंड नहीं। एट लूज एंड वो है जिसने अपने आप को अनऑक्यूपाई कर लिया है, जिसने अपने आप को छोड़ दिया है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। दैट वॉज एट ए लूज एंड। जिसके पास अभी हिम्मत है, एंकरेजमेंट है, जिसके अंदर अभी ताकत है, वो लूज एंड पे कभी नहीं हो सकता। तो एट ए लूज एंड का मतलब क्या होता है, आइडल। हमने आइडल के 3 किए थे, एक हमने किया था पिछली क्लासेस में, आइडियल पढ़ा था, आइडल पढ़ा था और आइडल पढ़ा था। आइडियल मतलब कोई आदर्श, परफेक्ट एग्जाम्पल। आइडल मतलब आपका कोई भी मूर्ति, कोई भी आइकन, इमेज। और आइडल का मतलब क्या होता है, खाली पड़े रहना, कुछ काम ना करना, समय को व्यर्थ करना। आइडल कह सकते हैं अनऑक्यूपाइड कह सकते हैं। ठीक है, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, देखो स्पर का मतलब पता है क्या होता है, स्पर का मतलब होता है किसी को एंकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना, एंकरेज होना, मोटिवेट होना। एट द स्पर, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब वैसे क्या होता है, विदाउट डिले। विदाउट
डिले। अब देखो स्पर का मतलब होता है इंकरेजमेंट, मोटिवेशन। अब देखो जिसके पास मोटिवेशन, जिसके पास इंकरेजमेंट है वो वैसे भी डिले नहीं करेगा। डिले कौन करता है? जो जिसके अंदर क्या है, साहस नहीं है, जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, वही चीज़ों को क्या करता है, डिले करता है। क्योंकि जो फुल ऑफ एनर्जी है वो क्या करेगा, फटाफट अपने कामों को कंप्लीट करेगा विदाउट एनी डिले। तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। अब देखो स्पर का मतलब जो जिसके अंदर क्या है, फुल ऑफ एनर्जी है। मोमेंट हम किसके लिए यूज करते हैं, पल के लिए, टाइम के लिए। तो अपना टाइम पे विद हाई एनर्जी, मतलब उसका काम डिले नहीं होने वाला, टाइम पे होगा। तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का क्या होगा, मतलब विदाउट एनी डिले। जब कहते हैं कि वेन एवर टीचर आस्क यू ए क्वेश्चन रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब रिप्लाई विदाउट एनी डिले, रिप्लाई विदाउट एनी डिले। बीट द एयर। अब एयर को कोई पीट सकता है? एयर को कोई हम देख नहीं पा रहे हैं, तो अब ऐसे रेट के डंडा मारने लग जाओ कि मैं तो भाई क्या है, हवा को पीट रहा हूँ, तो उससे कोई हवा पीट थोड़ी ना रही है। तो बीट द एयर का मतलब क्या है, तुम्हें कोई ऐसी बात कर रहे हो जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती है। तो बीट द एयर का मतलब क्या होता है, यूजलेस एफर्ट्स। मतलब हम क्या काम कर रहे हैं, व्यर्थ का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप हवा में डंडे चला रहे हैं और उससे हवा पिट ही नहीं रही है, हवा अपनी मस्ती में ही रह रही है, हवा अपना ही काम करेगी, उससे उसको कोई पनिशमेंट नहीं हो रही है। तो बीट द एयर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसे एफर्ट करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, यूजलेस एफर्ट है। लास्ट अभी आपका क्या है, ब्रिंग टू बुक, बुक के अंदर लेके आना। देखो जैसे आपका किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाते हो तो एफआईआर लिखते हैं, जब तक एफआईआर नहीं होते तो कहते हैं कि अभी ये चीज़ें अभी बुक में नहीं आई हैं, रिटर्न में नहीं हुई हैं। जब तक बात रिटर्न में नहीं होती है उसका क्या है, कोई भी वो मतलब कोई औचित्य नहीं रह जाता, उस चीज़ की कोई लीगैलिटी नहीं रह जाती कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। पर जैसे ही वो एफआईआर लॉन्च हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, बात रिटर्न में आ जाती है। रिटर्न के बाद चीज़ें एकदम से अपने आप बंद नहीं होती हैं, फिर बुक को क्लोज करना पड़ता है। तो ब्रिंग टू द बुक का मतलब क्या होता है, किसी को सजा देना, किसी को सजा देना। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या है, किसी को टू पनिश समवन, टू पनिश समवन मतलब किसी का बुक में किसी का नाम लिख दिया, मतलब उसकी पनिशमेंट की बारी आ गई है, उसको किसी चीज़ की सज़ा मिली है, या किसी से हमने इंक्वायरी की है। जैसे अगर कहें कि वो अगर आप किसी अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इग्नोरेंट हो रहे हैं, तो आपके बॉस ने आपको बुलाया और आपको क्या किया है, ब्रिंग टू द बुक, मतलब आपसे पूछताछ की है, आपको डांट लगाई है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ब्रिंग टू द बुक का मतलब क्या होता है, टू पनिश। बीट द एयर का मतलब क्या होता है, डूइंग यूजलेस एफर्ट्स। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी डिले। इसमें हमने स्पर का मीनिंग भी किया है, याद रखना है। एट ए लूज एंड का मतलब आइडल, अनऑक्यूपाइड। एट रैंडम का मतलब एमलेसली, और ऑल इन ऑल का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अब चलते हैं हमारे अगले इडियम्स की ओर जो आपके सामने अभी आ रहे हैं। चलिए सबसे ऊपर है आपका एप्पल पाई ऑर्डर। देखो एप्पल पाई क्या होता है, एप्पल पाई एक डिश होती है आपकी, ठीक है, बहुत टेस्टी डिश होती है, और उसकी जो एक आप लुक देखोगे तो वो बहुत ही नीट होती है और बहुत सुंदर लगती है। एक परफेक्टली ऑर्डर में होती है, अगर वो परफेक्ट ऑर्डर में ना हो तो उसकी वो लुक नहीं बनती है, उसका जो एक सुंदर सी लुक है वो नहीं आती है। तो एप्पल पाई का मतलब एक बुक है, और उसका ऑर्डर मतलब उतने ही क्लीन ऑर्डर में रहना, नीटलीनेस में रहना, इन्हें परफेक्ट ऑर्डर में होना। तो एप्पल पाई एक बहुत टेस्टी डिश होती है, बहुत डिलीशियस, और लुक वाइज भी बहुत डिलीशियस होती है, देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है। अगर आप जाके आप नेट पे सर्च करेंगे एप्पल पाई डिश को तो आप देख सकते हो कितनी देखने में एकदम से नीट, क्लीन एंड परफेक्ट ऑर्डर में होती है। तो उसी से निकला है ये आपका इडियम एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब इन्हें परफेक्ट ऑर्डर, मतलब उसमें कहीं से इधर से उधर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा और परफेक्ट। जिसका मतलब क्या होता है, इन्हें परफेक्ट मैनर, और कई बार कहते हैं नीटलीनेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्गसाइट। आर्गसाइट किसके लिए यूज करते हैं, आर्गस वर्ड यूज करते हैं जो बहुत ही ऑब्जर्वेंट होता है, जो हर चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता है, वॉचफुल रहता है, एकदम से अलर्ट रहता है, ऐसे ढीला ढाला नहीं। अगर वो बैठा भी है तो उसकी क्या है, बहुत ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। तो आर्गसाइट का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेंट है, जो क्या है, वॉचफुल है, अलर्ट है, और एकदम से वॉचफुल है। इसको हम कह सकते हैं क्या, बिल्कुल मतलब हर एक पर्सन को
जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है उसे कहते हैं अच्छा ऑब्जर्वेंट होना जो जरूरी है, कि जो कराया जा रहा है उसको हर चीज़ को जहाँ बैठे हैं वहाँ अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप IAS की जो तैयारी करते हैं तो जब उनके इंटरव्यू होता है तो उनके इंटरव्यू में बस यही चेक करते हैं कि वो कितने वॉचफुल हैं, कितने अलर्ट हैं। उनके क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से होते हैं कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे स्टेयर्स पे कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो मतलब वो क्या है, ये आपकी देख रहे हैं कि आप कितने वॉचफुल थे, आप कितने ऑब्जर्वेंट थे। तो आपका इसमें मतलब क्या हो जाता है कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका मतलब ऑब्जर्वेंट, जो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करे, बहुत वॉचफुल हो, अलर्ट हो। और इसका एक अगर हम सिनोनिम की बात करें तो विजिलेंट भी इसी के अंदर आता है, जो क्या है विजिलेंट हो। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा सिनोनिम पूछा जाएगा तो उसका कुछ वाइड मीनिंग पूछा जाएगा। हो सकता है उसका सिनोनिम्स में से ले लें कि अलर्ट का हो गया, वॉचफुल हो गया, अलैक्रिटी, विजिलेंट, जो हम सिनोनिम्स पढ़ते आए हैं, पहली क्लासेस में पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे। तो उन हो सकता है दिया इडियम्स है और ऑप्शन में 4 सिनोनिम टाइप में आपको वोकैब दी है, तो आपको उनमें से भी क्या है तभी चूज कर पाएंगे अगर उनका आपको पता होगा। तो मतलब जो अलर्ट है, वॉचफुल है, वो क्या है आर्गस आइड है। तो इसका सिनोनिम भी हो सकता है विजिलेंट आ सकता है, ऑब्जर्वेंट आ सकता है। और इसके सिनोनिम भी जो हो सकते हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। किसके सिनोनिम, जो एक अलर्ट पर्सन के सिनोनिम होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो ये मैंने नाउन में भी बताया था, कब अपोस्ट्रोफी केस में, कि ये वे नाउन है कि जैसे हमने किया था नॉन लिविंग बींग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं। पर एक्सेप्शन क्या कहा था कि जो इडियम्स हैं जो जैसे यूज किए जाते हैं इडियम्स फ्रेजेस में उनको हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं। अब उसमें ये करवाया था। अब एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब इतना पास है, वेरी क्लोज। इसका मतलब क्या होता है वेरी क्लोज। वेरी क्लोज क्यों मैं कहूँ, अगर आप का जो पड़ोसी है उस घर में आप पत्थर मारो तो तभी पहुंच जाएगा। तो मतलब एट ए स्टोन्स थ्रो कि वहां पे पत्थर भी बहुत आसानी से पहुंच जाए, मतलब वो इतना करीब है, इतना करीब, बहुत दूर होगा, कितनी दूर तक आप पत्थर मार सकते हो। तो एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होगा, जो क्लोज है, जहां तक हम पत्थर मारें तो वो पहुंच सकता है। तो एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब वेरी क्लोज। नेक्स्ट है आपका आफ्टर वंस ओन हार्ट। कहना चाह रहा है आपके हार्ट के सबसे पास कौन आता है, आपके हार्ट सबसे पास, सबसे खास आपका क्या होता है हार्ट होता है। अब हार्ट के पास जो आपके सबसे करीब है, मतलब जिसका टेस्ट आपके सिमिलर है, जो आपकी लाइकिंग में है, जो आपकी वंस ओन लाइकिंग में है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं आफ्टर वंस ओन हार्ट, वंस लाइकिंग। तो ये आफ्टर वंस ओन हार्ट का क्या हो जाएगा टू वंस लाइकिंग, जो जिसके कह सकते हैं जिनके टेस्ट सेम है, जिनकी हर एक बात सिमिलर है, जो हमें अच्छा लगे, जो हमें बहुत अच्छा लगे, जो मैं कहूँ कि मैं अपनी मर्जी से, कोई कहे कि मैरिज करना चाहता है, अपनी मर्जी से मैरिज करना चाहता है, मतलब जो उसको बहुत पसंद है उससे शादी करना चाहता है। तो मतलब क्या हो गया कि वो आफ्टर वंस ओन हार्ट, मतलब उसकी लाइकिंग, उसकी अपनी लाइकिंग है, उसकी खुद को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। कह सकते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब है, आफ्टर वंस ओन हार्ट टू वंस लाइकिंग, जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है उसकी आपको, वो आपकी लाइकिंग में होता ही है, क्योंकि जिसको आप पसंद करते हैं वही आपके दिल के बहुत करीब होता है। एट ओड्स, ओड्स मतलब वैसे देखो इवन ओड, ओड मतलब क्या कहते हैं ना, जिसके जो हमारे फेवर में नहीं है। ओड मतलब ओड वन आउट कहते हैं, कि जैसे एग्जाम में भी आप क्वेश्चन आते हैं ओड वन आउट, मतलब बाकी सब तो सिमिलर है, उसमें जो ओड है उसको अलग निकालो। तो एट ओड्स का मतलब भी क्या होता है, किसी एट ओड्स मतलब जो हमारे टाइप का नहीं है, हमारे टाइप का नहीं, उसके साथ हमारे विचारों का आर्ग्यूमेंट होगा। तो एट ओड्स का मतलब क्या होता है, इन डिस्प्यूट, विवादों में रहना, उनके बीच में क्या है, वे दोनों हमेशा एट ओड्स, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई विवाद रहता ही है। तो एट ओड्स का मतलब इन डिस्प्यूट। नेक्स्ट है आपका बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस मतलब पीछे से जो थोड़ा बहुत चेंज करवा दे, मतलब अनफेयर मीन्स, मतलब क्या होता है अनफेयर मीन्स, क्योंकि जो पर्दे पे हो रहा है, जो सामने आके बात नहीं करता, मतलब पीठ पीछे, बैक स्टेयर्स जो भी चेंज हो रहा है, मतलब जो सामने नहीं कर रहा है, पीछे से क्या कर रहा है, कुछ गलत तरीके से क्या कर रहा है, काम को करवा रहा है। तो बैक स्टेयर्स का मतलब पीछे, इन्फ्लुएंस का मतलब इन्फ्लुएंस करना। तो अनफेयर मीन्स से कोई काम कराना ही क्या कहलाता है, बाय अनफेयर मीन्स का मतलब बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है बर्न वंस बोट्स। अगर कोई अपनी बोट, अगर आप समुद्र में चले गए, ओशन में गए हैं और वहाँ पे आपकी बोट चल रही है और उस बोट में अगर आपने बोट को जला दिया तो मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, क्योंकि आपको अगर आप बीच समंदर में आपने अपनी बोट जल गई है तो आप क्या है, लॉस्ट हैं, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है जिसको आप बहुत आसानी से पार नहीं कर सकते हैं। तो बर्न्स वन बोट्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से वापिस आने का कोई रास्ता
ना हो, हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि अब वापस नहीं आया जा सकता, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो एप्पल पाई ऑर्डर इन ए परफेक्ट मैनर हो गया है, आर्गर साइड आपका वॉचफुल है, अलर्ट है, एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब वेरी क्लोज है, आफ्टर वंस ओन हार्ट का मतलब टू वंस लाइकिंग हो गया है, एटोर्ड्स इन डिस्प्यूट, बैक्स इन्फ्लुएंस बाय अनफेयर मीन्स, बर्न्स वन बोट्स का मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। चलो अब चलते हैं जल्दी से हमारे अगले इडियम्स की ओर। तो ये है आपके नेक्स्ट वन, स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई मतलब छोटी सी फ्राई, जिसको बहुत आसानी से फ्राई कर सकते हैं आप, मतलब कोई ऐसी डील जो बहुत ही छोटी है आपके लिए, बहुत इनसिग्निफिकेंट है, उसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो स्मॉल फ्राई का मतलब क्या होगा, एन ए इनसिग्निफिकेंट पर्सन, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, थिंग, एनीथिंग जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपके लिए नहीं है, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल फ्राई। इनसिग्निफिकेंट पर्सन, इनसिग्निफिकेंट थिंग, वट एवर यू से, पर स्मॉल फ्राई मतलब मोस्टली कहते हैं स्मॉल फ्राई मतलब वो पर्सन मेरे लिए इन स्मॉल फ्राई है, मतलब उसको मैं बहुत आसानी से डील कर लूँगा। सी आई टू आई, हम किसकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं, जिसकी बात से हम एग्री करते हैं। तो सी आई टू आई का मतलब क्या है, अगर आप मुझसे सहमत हैं तो मुझसे आंखों से आंखें मिलाकर कहिए। जिससे आप आंखों से आंखें मिलाकर नहीं कह रहे हैं, मतलब आप उससे अवॉइड कर रहे हैं, उससे बचना चाह रहे हैं या उससे एग्री नहीं कर रहे हैं। तो सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, टू एग्री विथ समवन, किसी चीज पे सहमत हो जाना, टू एग्री। सी आई टू आई का मतलब क्या है, टू एग्री। नेक्स्ट है आपका सेव वंस फेस, अपना फेस को बचा लेना। मतलब अगर कोई ऐसा काम होने जा रहा है, मतलब अगर आपने कोई गलती कर दी है और उसमें आपके सोच रहे हो कि अब आपको बहुत पनिशमेंट मिल रही है, मिलने वाली है, पर वहाँ पे आप कुछ ऐसी कर जाओ कि आप बच जाओ, मतलब डिसग्रेस से बच जाओ, किसी बेइज्जती होने से बच जाओ, या किसी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी आपको उसकी डिसग्रेस मिलने वाली थी, पर उससे आप क्या हैं, बच गए हैं। उसने मतलब आपने अपने चेहरे को बचा लिया है। अगर मान लो कीचड़ उछलने वाला है और कीचड़ आपने आपको इस तरीके से बचा लिया कि आपका फेस बच गया, मतलब यू सेव्ड योर सेल्फ फ्रॉम एनी डिसग्रेस। तो सेव वंस फेस का मतलब ही क्या होता है, टू अवॉइड डिसग्रेस। कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम एम्बेरस हों, उस चीज़ को हमने क्या कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, टू अवॉइड डिसग्रेस। नेक्स्ट है आपका समथिंग अप वन समथिंग अप वंस स्लीव, कुछ ऐसे जो आपके स्लीव्स के अंदर है, मतलब आपने ऐसे स्लीव ऊपर की है, कुछ आपने उसके अंदर क्या है, छुपाया हुआ है, मतलब कुछ सीक्रेट है। आप अपने बाजू के पीछे कैसे अगर स्लीव्स के अंदर कुछ होल्ड कर रहे हैं, तो मतलब आप उसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करिए, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं कह सकते हैं। तो समथिंग अप वन स्लीव, किसी के स्लीव ने अपने ऊपर तक किसी चीज़ को क्या है, छुपाया हुआ है। तो समथिंग अप वन स्लीव का मतलब क्या होता है, ए सीक्रेट प्लान, कोई ऐसा सीक्रेट है जो दूसरों को नहीं पता है, क्योंकि उसने उसको अपनी स्लीव के अंदर छुपाया हुआ है। तो मतलब समथिंग अप वन स्लीव का मतलब क्या होता है, ए सीक्रेट प्लान। निप इन दी बड, निप क्या होता है, निप होता है आपका, अगर मैं कहूँ तो हिंदी में चिकोटी काट देना। अगर कहते हैं किसी को ऐसे चिकोटी काट दी, उसको दर्द कर दिया, मतलब छोटी सी एरिया में क्या है, थोड़ी सी एरिया में दर्द कर देना, छोटी सी एरिया चिकोटी काट लेना। हिंदी में कहूँ तो निप का मतलब क्या होता है, चिकोटी काट देना। और सेंस में कहूँ तो सकता है कोई थोड़े समय के लिए कोई काम फुर्तीली से कर देना, मतलब छोटा सा काम थोड़े से समय में होना है। जैसे मैं कहूँ ये मार्कर मैंने छोड़ दिया, छोड़ना था मैंने फेंक दिया, कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा, मतलब बहुत फुर्तीली जो काम हो जाए। तो निप, और निप वैसे अगर कहूँ तो चिकोटी काटना या किसी को बाइट कर लेना, बाइट करने में या चिकोटी काटने में कितना समय लगता है, कुछ भी समय नहीं लगता है। तो निप इन द बड मतलब कोई बड होता है जो फूल हो, जो भी खिला नहीं है, कली है छोटा सा, उसको अगर आपने चिकोटी काट दी तो बेचारी टूट ही जाएगी, क्योंकि निप फूल खिलने के बाद तो उसको तोड़ने में फिर भी टाइम लगेगा। पर कोई बड है बिल्कुल अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है और उसको आपने चिकोटी काट दी, उसको तोड़ दिया, तो क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बड मतलब इनिशियल स्टेज पे है, बड मतलब अभी वो फ्लावर नहीं बना है, बहुत इनिशियल स्टेज पे है, उसको निप कर दिया है। इन दी बड मतलब डिस्ट्रॉय इन वेरी अर्ली स्टेज, डिस्ट्रॉय इन दी वेरी बिगिनिंग कह दूं मैं, इन दी वेरी बिगिनिंग मतलब शुरुआत में ही उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर कहूँ इवेंट में, तो जैसे अगर आप कृष्णा आपने देखा है तो उसमें जो कंस ने किया था, आपने कृष्ण से पहले जो 7 बच्चे हुए थे उनको क्या किया था, पैदा होते ही मार दिया था। या बहुत सारे जो आज भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, मतलब बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया है, गर्भ में उसकी क्या कर दी जा रही है, हत्या कर दी जा रही है, मतलब अभी वो खिले भी नहीं थे कि उनकी हत्या कर दी गई है।
लॉन्ग एंड शॉर्ट, जो लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है, मतलब कोई ऐसी चीज जो है तो बड़ी पर उसको शॉर्ट में निपटाना है, उसको क्या कहेंगे, ब्रीफिंग करना। ब्रीफ में बताओ, कहीं की स्क्रिप्ट है, कोई मूवी की स्क्रिप्ट है, उसकी मुझे ब्रीफिंग दे दो। ब्रीफिंग का मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, मतलब उसको लंबी कहानी को छोटे में बताना। मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इन ब्रीफ, संक्षेप में बता दीजिए, लॉन्ग चीज को शॉर्ट करके बता दीजिए। और लास्ट है आपका लीप इन दी डार्क। लीप इन दी डार्क का मतलब क्या होता है आपका, कि ऐसा काम, देखो लीप लेना, लीप होते हैं आपके रेस की लीप्स वगैरह होते हैं, उसको लीप इन दी डार्क का मतलब क्या हो गया, लीप लेना, मतलब जैसे आपके रेस में लीप होते हैं, या लीप मतलब कोई डिस्टेंस कवर करना, ठीक है, लीप लेना आपका, तो लीप लेना वो भी अंधेरे में, मतलब आप रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि लीप हमेशा किया जाता है उजाले में लिया जाता है, रोशनी में लिया जाता है, ताकि हमें पता हो हम कितना ले रहे हैं। पर लीप ले रहे हो मतलब कोई आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कोई एकदम से छलांग लगा रहे हो, और वो किस में ले रहे हो, अंधेरे में ले रहे हो, मतलब रिस्क ले रहे हो। तो लीप इन द डार्क का मतलब क्या हो जाएगा आपका, टू टेक रिस्क डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली का मतलब जानबूझ के ले रहे हो, आपको पता है कि मैं ये रिस्क ले रहा हूं पर आप ले रहे हैं, तो टू टेक रिस्क डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जानबूझकर। तो ये आपके क्या हुए, स्मॉल फ्राई इनसिग्निफिकेंट मैटर, सी आई टू एग्री, सेव वंस फेस, टू अवॉइड एनी डिस्ग्रेस, समथिंग अप वंस स्लीव मतलब एनी सीक्रेट प्लान, निप इन द मड, डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगिनिंग, इन अर्ली स्टेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब इन द ब्रीफ, और लीप इन द डार्क का मतलब क्या है, टू टेक रिस्क डेलिब्रेटली, जानबूझकर कोई रिस्क लेना। तो ये थे आज के आपके इडियम्स। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के साथ आपको ये सारे इडियम्स याद हो गए होंगे। फिर अगली क्लास में मिलेंगे कुछ ऐसे ही अच्छे इडियम्स को, उसी क्लास के साथ ही उनको हम याद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।